धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। इसके अलावा कुछ रोचक खबरों से भी आपको कराते हैं रूबरू, क्योंकि हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए रोजाना जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी एनके जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। कल हम लोगों ने खबर पे बात की थी कि अल्जीरिया ने, अलजायर भी जिसे कहा जाता है एक भाषा के अंदर, उसने फ्रांस के जो दूत हैं उन्हें वहां से अपने यहाँ से भगा दिया है। आज खबर आ रही है कि फ्रांस भी ऐसा ही कर रहा है और अपने दूत को वापस बुला रहा है। ये तनातनी जो इनके बीच चली है वो कहां तक जाने की उम्मीद लग रही है? देखिए, लड़ाई का मुख्य आधार ये, हालांकि अल्जीरिया फ्रांस का पहले एक औपनिवेशिक देश था, उसके अंदर था, और इससे सटा हुआ देश है वह है मोरक्को। मोरक्को पूरी तरह से अमेरिकी इजरायली परस्त देश है, फ्रांस का तो है ही है। और इनके बीच में जो सटा हुआ क्षेत्र है सहारा, वेस्ट सहारा के लिए लड़ाइयां चल रही है। वहां पे एक अलगाववादी है पोलिसारियो, वो कहते हैं पोलिसारियो फ्रंट के हमें स्वतंत्र वेस्ट सहारा चाहिए। बहुत लंबी लड़ाई चल रही है, चूंकि जिसका भी उस पर आधिपत्य रहा है, मोरक्को का हो या अल्जीरिया का रहा हो पहले, या जिसका भी रहा हो, वहां के लोगों को बराबर का अधिकार नहीं दिया गया, वहां वासियों को दरकिनार किया गया है। उसको फ्रांस ने यह कह दिया कि मोरक्को का हिस्सा है, और इससे अल्जीरिया नाराज है। और इस बीच में जो कल हमने बात की थी कि फ्रांस ने अल्जीरिया के 3 नागरिकों को पकड़ लिया, अल्जीरिया ने उनको बाहर कर दिया। अल्जीरिया ने जो एक आधा फ्रांसीसी आधा अल्जीरियन जो राइटर था उसको मतलब पकड़ लिया कि हमारे देश के सुरक्षा खिलाफ है। तो इससे लड़ाइयां चल रही हैं, तो इससे घाटा कोई अल्जीरिया को नहीं हो रहा है। इसी से अंदाजा लगाएं कि फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा है, प्रवक्ता और मंत्री ने भी कहा है कि इतनी जल्दी 12 दिन में इतनी चीजें हो गई, यह हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है यार। तो शुरुआत तो 5-6 महीने से चल रहा था, और तुम्हारी अभी भी वही है कि हम बॉस हैं, हम दादा हैं, हमारे अंडर में रहोगे। तो फ्रांस में जो भी आधिपत्य था 2 कारणों से हट रहा है, एक तो तुम्हारी दादागिरी, और दूसरा धीरे धीरे या तो अमेरिका या रशिया उसमें प्रवेश कर रहा है। जी, अफ्रीका का भी कोई कनेक्शन इसमें हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि अफ्रीका के कई देशों से भी फ्रांस को भगाया जा चुका है। बिल्कुल है। अफ्रीकी नागरिक जो है अफ्रीका के अन्य देशों के पूरे करके, खासकर साहेल रीजन है, साउथ अफ्रीका की जो अभी लेटेस्ट पॉलिसी आ रही है, और चाहे उसके पक्ष हो विपक्ष हो, कहीं ना कहीं से वो इजराइल के खिलाफ है, पैलेस्टीन का समर्थन कर रहे हैं। तो वहां पूरे के पूरे अफ्रीका में, पैन अफ्रीका यानी पूरे अफ्रीका में मजदूर वर्गों का या अफ्रीकी निवासियों की एकता बनाने की बात है। उनमें संदेह यही हो रहा है कि क्या हमारे जो मालिक उनको अपनी इस एकता में शामिल करें कि नहीं करें। तो उनके मालिक पूंजीपति राजनीतिक वह तो अमेरिकी परस्त है, इसलिए जो खड़ा हो रहा है, तो उनको फुसलाने के लिए, बहलाने के लिए भी अफ्रीका के कई देश, जिसमें एक अल्जीरिया भी है, खासकर वो कीनिया जो है, जो अमेरिका के भी वहां पे अपने हैटी में अपने सैनिक भेज रहा है या जो भी कर रहा है, दिखाने के लिए जनता को भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ हैं। लेकिन इसका असर है, जो आपने कहा, बिल्कुल असर है। और यदि वास्तव में जनता की पार्टी खड़ी हो जाए अफ्रीका के प्रमुख देशों में, जैसे माली, नाइजर और बुर्किना फासो में हुआ है, तो वहां से अमेरिकी साम्राज्यवाद फ्रांस और दूसरों के साथ साथ वहां से इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, चलिए अब रुक करते हैं रूस और यूक्रेन से जुड़ी खबरों का। और यहाँ सबसे पहला जो अपडेट है वो है ट्रंप के हवाले से। कल जेलेंस्की ने कहा कि माई बाप आकर देख लो, रूस हमें कैसे कैसे मार रहा है, कैसे कैसे तबाह कर रहा है। तो ट्रंप ने ऐसी लताड़ लगाई जेलेंस्की को कि मुझे लगता है वो दोबारा नहीं कहे कि ट्रंप को यहाँ पे आ जाओ। पता चला व्हाइट हाउस में तो बगल में बैठा के जलील किया था, और यहाँ पर आकर सबके सामने खड़े होके बदतमीजी कर दे कुछ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है, ऊपर से कुछ और है, नीचे से कुछ और है। विटकॉफ यानी जो अमेरिकी प्रतिनिधि हैं, जाके पुतिन से मिले हैं, वो कह रहे हैं कि पुतिन चाह रहे हैं कि शांति हो, ट्रंप नहीं चाह रहे हैं शांति हो। तो यह तो बहुत ही धक्का मारने वाली, मतलब वो नहीं, मतलब जेलेंस्की नहीं चाह रहे हैं, ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ, जेलेंस्की नहीं चाह रहे, जेलेंस्की नहीं चाह रहे, माफ कीजिएगा। तो ये बड़ा खतरनाक उनका स्टेट है। जेलेंस्की ने भी कह दिया कि जब देखो ट्रंप, मतलब शब्द तो यह नहीं कहा, लेकिन मतलब यही है कि मुंह देख,
उठा के चले आते हैं, हमें मिसाइल दो, हमें ये दो, हमें पैसा दो, हमारे नागरिकों को, हमारे काम करने वालों को वेतन नहीं मिल रहा है। तो क्या हमारे भरोसे इन्होंने लड़ाई की थी और लाखों लोगों को मरवा दिया, अभी भी शांति नहीं कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां अमेरिका पूरे यूक्रेन और उस युद्ध में जो लगा हुआ अमेरिका का, उसके लिए इनका दिल मचल रहा है कि भाई वापस लो, हमने इतना खर्च कर दिया, मिल कुछ नहीं रहा है, और नजर साफ आ रहा है कि 3 साल के लड़ाई के बाद भी रूस जीत रहा है, ना ही हमारे जीतने की संभावना बन रही है। और दूसरी तरफ वहीं पर यूरोपियन यूनियन के भड़कावे के कारण जेलेंस्की जो है सो कूद रहे हैं, इसलिए नाराज भी हो रहे हैं, चाह भी रहे हैं, अपनी अस्त्र शस्त्र का जो मदद है उसको रोक भी नहीं रहे हैं। तो ये अजीबोगरीब स्थिति में फंसे हुए, एक तरफ यहां भी फंसे हुए, दूसरी तरफ उधर चीन के साथ भी फंसे हुए टैरिफ वॉर में, तीसरी तरफ मिडिल ईस्ट में भी। यानी उनका फॉरेन पॉलिसीज के बावजूद की बहुत ताकत है अमेरिका के पास आज, मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली और अन्य तरीकों से दुनिया के 150 देशों में इनका वो है, मिलिट्री बेसेस है। इसके बावजूद एक लचर हो गया इनकी विदेश नीति, इनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, और इसीलिए कभी इधर में कभी उधर में जो हो रहा है वक्तव्य दे रहे हैं। वैसे भी 80 साल से अधिक के मतलब या उसके बराबर हो चुके हैं। जी, क्या बाइडेन वाली बीमारी से पीड़ित हो गए हैं क्या? डायरेक्टली वह तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 1 या 2 जगह वैसा आया था कि उठ के चल दिए हैं, बात कुछ बदल दिए हैं। नीतीश कुमार जैसी हालत अभी नहीं खराब है, लेकिन फिर भी वह एक लक्षण आ रहा है, और दिन रात लगे रहे कि कैसे लूटे, कैसे चूसे, क्या करें। तो दिमाग तो नेचुरली कंफ्यूज हो जाता है, कंप्यूटर भी कई बार शट डाउन हो जाता है। जी, बिल्कुल सही बात है, उसको रिस्टार्ट करना पड़ता है, कुछ देर के लिए बंद करना पड़ता है। पर अब रुक कर लेते हैं अमेरिका से जुड़ी खबरों का। और आपने जिक्र किया बाइडेन का, तो बाइडेन चुनाव हारने के बाद, या यूं कहूं कि व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद पहली बार दुनिया के सामने आए, और क्या बोले हैं सर? बाइडेन के पहले वहां के जो एक हिस्टोरियन है टिमोथी, वह कह रहे हैं कि यहां तक कि कुछ डेमोक्रेट्स भी, यानी इन्हीं के पार्टी के लोग चाहते हैं कि बाइडेन को हम लोग भुला जाए। वैसे बाइडेन को याद करके तुम करोगे क्या करोगे? यह बाइडेन के चाहने वालों को पसंद नहीं आया, इसलिए जबरदस्ती बाइडेन से बुलवा रहे हैं। और बाइडेन ने कहा है कि भाई देखो, हम लोग मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास नाम लेते हैं। अब बताइए, उनके लिए हम लोग काम कर रहे थे, और उनके 60,000 से अधिक लोगों को जो काफी मतलब एक्सपर्ट थे, खासकर सिक्योरिटी में थे, सोशल सिक्योरिटी के लिए थे, उसको ये लोग खत्म कर रहे हैं। क्यों खत्म कर रहे हैं? ताकि उनके पैसे बचेंगे तो बड़े बड़े पूंजीपतियों के, बड़े बड़े कंपनी जो हैं, मोनोपोलीज है, उनके ऊपर टैक्स ज्यादा नहीं लगाया जाए सरकार चलाने के लिए, और कम किया जाए। सवाल यही होता है जो बार बार अपने साथियों को कहता हूं, जैसे भाजपा कांग्रेस की यहां स्थिति है, टूरीज और लेबर पार्टी की है इंग्लैंड में, कि आप कहते हैं कि भाई जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उस हमने जितना लूटा है उसको 20 से 25% हम वापस कर दें। जैसे ट्रांसपोर्ट में छूट हमारे आम आदमी पार्टी के दौरान में महिलाओं को था यहां दिल्ली में, और नई सरकार आ रही है, पहले सरकार कहते नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, या 5% करके 5 किलो अनाज दे दो और बाकी सब उसको कंट्रोल में रखो। क्यों हम जबरदस्ती देते जाएं? और ये लोगों का आपसी भी लड़ाई है कि हमें जनता साथ दे, हमें जनता साथ दे। कोई 5% लूट का हिस्सा दे रहा है, कोई 20% दे रहा है, लेकिन कुल मिला के यह वैसे परजीवी हैं और क्रिमिनल हैं जो जनता को लूटते हैं और दिखाने के लिए बीच बीच में कुछ शगुफा कुछ भी बोलते रहते हैं। जी, आपको क्या लग रहा है, डेमोक्रेट्स के पास कोई चेहरा नहीं बचा है, दोबारा से बाइडेन की ब्रांडिंग की जाएगी? बाइडेन को वापस लाना बड़ा मुश्किल है, जिस तरह से उन्होंने चुनाव उन्हें नहीं लड़ने दिया गया। नया चीज उन्हें खड़ा करना पड़ेगा। कमला हैरिस भी अब उनका जगह नहीं ले सकती हैं, इसलिए उन्हें लंबी एक मशक्कत करनी पड़ेगी, एक नया चेहरा लाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि बाइडेन आ पाएंगे। हाँ, डेमोक्रेट्स की जहां तक है, जब आंदोलन हुआ था पूरे 50 राज्यों में जो हुआ था, तमाशा हुआ था, उसमें डेमोक्रेट्स पूरी ताकत लगा रहे हैं ताकि ट्रंप जिस तरह से हवा पानी बना के पूरी जनता के मूड को अपनी तरफ लेके जा रहे हैं, उसको रोका जाए और तोड़ा जाए। जी, लगता है ट्रंप चारों तरफ से परेशान है, देश के अंदर की राजनीति से परेशान है, जेलेंस्की से परेशान है, और सबसे ज्यादा परेशान है शी से, क्योंकि शी निकले हुए हैं इस टेरिफ वार के दौरान चाइना को बढ़ाने के लिए। लेकिन ट्रंप का कहना है कि बंदा पहले वियतनाम जा रहा है, फिर मलेशिया, फिर कंबोडिया जा रहा है, ये असल में अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब कर रहा है। तो अमेरिका को नुकसान कैसे होगा इससे? उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि शी वांट्स टू स्क्रू अस, यानी हमें, मतलब बिल्कुल खराब ही भाषा है, कोई अच्छी भाषा नहीं, लेकिन लिखा है। तो ये जो है, जो जा रहे हैं लेबनान और कंबोडिया यानी कंपूचिया जैसे देश में जा रहे हैं, लेबनान नहीं, यहाँ पे
वियतनाम। तो वियतनाम तो हब सेंटर बन चुका है एक तरह से, इंडस्ट्रियल वैसे ही पावरफुल बन चुका है जैसे साउथ कोरिया है, या छोटा सा पहले फार्मोसा या ताइवान जिसका नया नाम है, उस तरह की ये सब सेंटर है। और उसका बड़ा महत्वपूर्ण है, ये हब सेंटर है। वहां पे केवल ये इसीलिए नहीं कि इंडस्ट्री डेवलप किया है, आईटी डेवलप किया है, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में नेहरू पैलेस कहते हैं उस तरह की चीज डेवलप किया है, बल्कि फिनेंशियल हब्स भी है, जैसे स्विट्जरलैंड है, या मॉरिशस कहते हैं, या पनामा लीक में हंगामा हुआ था। और यहां पे यदि जा रहे हैं शी, तो यह ना सोचा जाए कि छोटे छोटे देशों को खींचने जा रहे हैं। मलेशिया वो एशिया ना उसका हिस्सा है, वैसे हब सेंटर बैठे हुए हैं जो सप्लाई चेन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, भले ही पतला हो छोटा हो लेकिन उसका हिस्सा है। और वहां से यह पूरी कोशिश है, यूरोपियन यूनियन के साथ मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, जापान साउथ कोरिया के साथ भी किया, तो पूरी कोशिश है वही जो कि ट्रंप कह रहे हैं और फील कर रहे हैं कि हमें स्क्रू करने के लिए शी का पूरा पंच है। तो खुद ही इन्होंने जो किया, शुरुआत की है, उसकी यदि आग लगती है तो हवा हमेशा शी की तरफ ही थोड़ी होगा, हवा बदल नहीं सकता है। जी, ये कहना ट्रंप का कि हम उन देशों पर पाबंदी लगा देंगे जो चाइना के सामान को इधर से इधर पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। हाँ, लगा देंगे, लगा भी रहे हैं, जैसे ईरान के ऊपर। अब मान लेते हैं कि ईरान के ऊपर पाबंदी लगा है कि तेल नहीं बेच सकते, फिर भी लोग मतलब छुप के या ओपनली भी ले रहे हैं, चीन ले रहा है, रूस ले रहा है, भारत झुक गया, कुछ कम कर दिया। लेकिन अब वैसे देश जो ईरान से ले रहे हैं, या एक और उदाहरण ले, उन्होंने कहा कि यूएस डॉलर को हटाकर डायरेक्ट आपस में अपनी मॉनेटरी, जैसे चीन और रूस करता है, यानी रुपया और वहां के रूबल में करता है, उनके ऊपर भी पाबंदी लगाएंगे। यानी हर जगह घुसेंगे वो, पृथ्वी पे जहां भी मौका मिलता है, यूएस डॉलर के खिलाफ हो, यूएस व्यापार के खिलाफ हो, जो भी सब के ऊपर वह पाबंदी लगाएंगे। और उस पाबंदी का असर हमें नजर आ रहा है कि खुद की किस तरह से बैंड उनका बज रहा है। जी, पाबंदी चाइना ने लगा दी, कह दिया कि मैं बोइंग विमान नहीं खरीदता, रख लो अपने पास। पूरी मार्केट में शेयर जो हैं वो बोइंग के धड़ाम हो गए। ये सब खबरें बुरी तो हैं ट्रंप के लिए सर। ट्रंप के लिए बहुत बुरी खबर है। ट्रंप की अपनी कंपनी बोइंग जो है सो पूरे विश्व का, बोइंग एयरबस हम जानते हैं, ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो पूरे विश्व भर में राज करती है जहां तक एविएशन की बात है। और केवल बोइंग जहाज नहीं, पहले भी चीन को या बहुत सारा बेच चुके हैं, 100 से अधिक बेच चुके हैं, और अभी भी 10 आने वाला था। और जब एक जहाज आता है तो उसके पीछे वर्षों तक, दशकों तक उसके पार्ट्स, स्पेयर्स जो होते हैं जो बदलने पड़ते हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए जो मशीन होते हैं, वो सब चीज, खास तरह के तेल वगैरह जो लगते हैं, तेल मतलब फ्यूल नहीं, जो ग्रीजिंग के लिए लगते हैं, ग्रीजिंग वायलिंग के लिए लगते हैं, वो सब, ये बहुत सारी चीजें आती है। और उस पे जब अमेरिका ने इनके ऊपर 145 से 150% बेमानी, क्या मतलब जो भी हो, एक तरह से कहें तो एब्सर्ड टैरिफ लगा रखा है, और बदले में चीन ने भी 125% लगा रखा है, तो वहां से सामान लेंगे तो दुगुना से ज्यादा दाम हो गया। क्यों लेंगे भाई? कहते हैं जो भी होगा हम झेलेंगे, हम खुद करेंगे। और चीन का इंडस्ट्री केवल दूसरे नहीं, सिविल एविएशन भी काफी एडवांस है, ये लोग बना सकते हैं। कुछ समय के लिए हो सकता है कुछ बोइंग ग्राउंडेड रहे, नहीं उड़ सकता है, उस मेंटेनेंस के चक्कर में आगे नहीं डेवलप करेगा, ये अपना करेंगे, दूसरा रास्ता ढूंढेंगे, क्या करें नहीं करें। और इसलिए अमेरिका की निश्चित रूप से जो चाकू से लेकर दूसरे मार रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, कुछ बंदूक ऐसा होता है, आप जेम्स बॉन्ड की पुराने फिल्म देखिए, वो आपको निशान ला के मारता है और गोली पीछे जाता है, और गोली मारने वाला खुद मरता है। वही इनके साथ हो रहा है, अमेरिका के साथ हो रहा है। जी, अच्छा, एक बात अगर कही जाए और साधारण से लहजे में उसको समझा जाए कि पूरी दुनिया में चाइना ही है जो अमेरिका के सामने टैरिफ वॉर में खड़े होने की कोशिश कर रहा है, वरना किसी की रीढ़ की हड्डी नहीं नजर आ रही है। इसका केवल यही कारण नहीं है कि चाइना का जीडीपी नंबर 2 है, चाहे वो नॉमिनल हो, चाहे पीपीपी हो, यानी जो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर से जी वो किया जाए। तो इससे केवल वही नहीं है, बल्कि चीन वास्तव में उसका जो इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज, चाहे वो बीएरआई हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्पेस टेक्नोलॉजी, एविएशन की मैं बात कर चुका हूं, अंडरग्राउंड की हो, जो भी हो, छोटा से छोटा चिप्स बनाने की बात, आप यही अंदाजा लगाइए कि ऐसे 2 दशक पहले हम हंसते थे कि चीनी सामान पे हम भरोसा नहीं कर सकते, वह कहावत गायब हो गया, अब कोई नहीं कहता है।
और चीनी सामान बहुत ही रिलायबल है। तो दूसरा यह बहुत महत्वपूर्ण कारण है, जो किसी भी देश को आत्मनिर्भर, स्वतंत्र, सार्वभौमिक और समाजवादी बनना है तो अपने सामान, अपने टेक्नोलॉजी, अपने लोगों पर को बढ़ाना होगा, उसको डेवलप करना होगा, जिस हालत में चीन है। नंबर 3, चीन का जहां तक उसकी फिनांस कैपिटल है, अमेरिका के बॉन्ड उसने करोड़ों नहीं अरबों में खरीद रखे हैं। ब्रिटेन का जो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है लंदन का, उसमें चीन का 45 या 50% शेयर है। तुम कहां भागोगे, उसको तुम्हारे हर अंग में उसका एक कहीं ना कहीं से घुसा हुआ है, और तुम लड़ रहे हो उससे। तो तुम कोई भी सामान, मुझे बोइंग के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन संभव है बोइंग कंपनी में चीन ने भी कुछ उसका बॉन्ड खरीद रखा या शेयर खरीद रखा, वह भी संभव है। जी चलिए अब रुक कर लेते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का। पहला जो अपडेट है वो है इटली से। यहाँ की विपक्षी पार्टी डिमांड कर रही है कि संसद से प्रस्ताव पास कर फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। क्या फ्रांस के मैक्रो ने ये बात कही है, इसलिए यूरोप के कुछ बड़े देश इस ओर सोच रहे हैं, या अब वक्त आ गया है कि इस समस्या का समाधान टू नेशन सॉल्यूशन के जरिए किया जाए परमानेंट रूप से? इसमें कई कारण है, जो आपने कहा वो सही है। टू स्टेट नेशन ही एकमात्र सॉल्यूशन है, और कुछ नहीं है। साथ नहीं रख सकते हैं, जबरदस्ती अब दबाते हैं तो जो स्थितियां आ रही हैं वो होंगी। दूसरा कारण है कि रिफ्ट, हर साम्राज्यवादी पूंजीवादी देशों के बीच में कंपटीशन होता है, रिफ्ट होता है, मुनाफे के लिए, दूसरे कारणों के लिए। और अब ये अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का रिफ्ट बढ़ा है। यूरोपियन यूनियन एक तरफ जहां यूक्रेन के ज्यादा करीब है, मिडिल ईस्ट में इजराइल के करीब ज्यादा अमेरिका है, जो उसको वह पैदा करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। फ्रांस के बाद से इटली आया है, और खासकर इटली का लेफ्ट विंग जो है, वहां का डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरे हैं 5 स्टार मूवमेंट, पता नहीं अजीब वो गरीब नाम दे रखे, लेकिन तथाकथित रूप से वामपंथी हैं, ग्रीन एंड लेफ्ट अलायंस है, इटालियन लेफ्ट पार्टी है। सब मिलके ये लोग दो मुद्दों पर बहुत जबरदस्त आ रहे हैं। एक तरफ जहां की इजराइल जो जनसंहार कर रहा है, उसको खुलेआम उसको अपोज कर रहे हैं, चाहे इजराइल कितना भी नाराज हो। नंबर 2, टू स्टेट सॉल्यूशन जो आपने कहा, और इन्होंने प्रस्ताव लाया है, पार्लियामेंट में बहस भी होगा। अब वहां की रूलिंग पार्टी मानती है कि नहीं मानती है, अपनी जो मेलोनी है, वो जॉर्जिया मेलोनी, वो तैयार होती कि नहीं, वो अलग बात है, वो देखना होगा। संभवतः वो नहीं तैयार होंगी, लेकिन इनकी मांग है कि भाई हम पैलेस्टीन को पूर्ण राज्य का मान्यता दें, और वह भी उस समय से जो 1965 से, मतलब पुराने समय से जो चल रहा है, जो लड़ाई हुई थी 1967 में हुआ था, उस समय का जो टेरिटरी था उसके आधार पर, यानी वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम जिसका राजधानी बनेगी, उसके आधार पर दे। तुरंत युद्ध बंदी की मांग कर रहे हैं, और एक छोटा सा कर रहे हैं कि जो 25-50 या जितने भी जो युद्ध बंदी पकड़ रखे हैं हमास ने, उसको छोड़ा जाए। वो तो मतलब बराबरी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग जायज है। इस मांग के लिए आगे भी कर रहे हैं कि जो भी आर्म्स अम्यूनिशन इजराइल को दे रहे हैं वो बंद करें। यानी एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका पर भी दबाव है, और अमेरिकी जनता को भी भड़का रहा है। जी ठीक है, अब बात करते हैं लेबनान की। यहाँ के राष्ट्रपति ने एक बयान दिया है, और उनका ये कहना है कि हिजबुल्लाह का निरस्तीकरण कर दिया जाएगा। साथ ही शायद वो ये भी कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं उनको फौज में भी शामिल नहीं किया जाएगा। ये क्या, इसको किस तरीके से समझें? देखिए, निरस्त करने की तो बात कर रहे हैं, चूंकि फ्रांस कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, लेकिन साथ साथ दो बातें कर रहे हैं। दूसरी बात में पहला वो है जो आपने कहा कि शायद इनको नहीं लिया जाएगा, ये नहीं, ये कह रहे हैं कि जो मतलब हमसे आना चाहते हैं उनको हम लेंगे। अब क्या किस तरह का फॉर्म होगा नहीं पता है, लेकिन जो उससे इंपॉर्टेंट बात है, कहते हैं कि आईडीएफ हमें यह करने से रोक रहा है, यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस रोक रहा है। कैसे? वह इसलिए कि साउथ लेबनान में इन्होंने कब्जा कर रहा है 5 महत्वपूर्ण जगहों पे जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, हाइट पे हैं, और वहां से हट नहीं रहे हैं। और वह कारण बनता है कि हिजबुल्लाह कर रहा है कि हम कैसे छोड़ देंगे, वो हमारा देश नहीं कर रहा है। और दूसरा कारण बता रहे हैं कि सीरिया से, यानी गोलन हाइट से जो सटा हुआ क्षेत्र है, वहां भी इन्होंने कब्जा किया हुआ, हट नहीं रहे हैं। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि हम समझौता कराएंगे, वो क्या करवाएंगे नहीं करवाएंगे। इसलिए लेबनान में जहां तक हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण की बात है, वो अभी पेपर की बात है, वास्तविकता में होने से रहा। और यह बात वहां के जो नए राष्ट्रपति हैं, जिसकी चर्चा आपने की, आउन की बात, उनको भी मालूम है यह बात करना, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन अभी नजदीकी भविष्य में यह चीजें होने से रही। जी चलिए, हमने जिक्र किया सीरिया का, तो तुर्की ने एक बयान दिया सीरिया को लेकर कि सीरिया की स्थिरता को खतरा पैदा करने वाले, चाहे वो अंदर हों चाहे देश के बाहर हों,
हम उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको सिर्फ सीरिया ही नहीं तुर्की का भी सामना करना पड़ेगा। ये क्या कहना चाहते हैं? ये इजराइल को समझा रहे हैं? एक लाइन में कहूं तो बकवास कर रहे हैं, किसी को नहीं समझा रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं अपनी जनता को कि भाई अगली बार भी मेरू ही चुनना, क्योंकि मैं इसी बातें करता रहूंगा। जी चलिए, एक लाइन में आपने खत्म कर दिया। एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है सर, जो है इसराइल के अंदर। इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो गाजा पहुंचे और उसी बीच हमास ने दावा भी किया कि जो अमेरिकी बंधक है एडन अलेक्जेंडर, उसको आईडीएफ ने हमला करके मार डाला है। ये एक साथ दोनों जो घटनाक्रम हुए हैं, ये क्या कहलाते हैं? और वो प्रस्ताव भी हमास ने खारिज कर दिया जो कि इसराइल ने रखा था जंगबंदी के लिए। आजकल के अधिकांश नेता विश्व भर में जाए, किसी भी देश के जाए, जो अपराधी प्रवृत्ति नहीं बल्कि अपराधी हैं, नेतान्याहू तो खैर डायरेक्टली वॉर मॉन्गर हैं और वॉर के ही जरिए अभी तक टिके हुए हैं। आईसीसी का वारंट भी अगेंस्ट इनके खिलाफ है, इसलिए उसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक ये बात है, जनता को ऐसे लोग दिखाना चाहते हैं कि मैं बड़ा पावरफुल हूं, डिसीजन लेता हूं, एक बार निर्णय ले लिया उससे पीछे नहीं हटता हूं और इसलिए एक मजबूत सरकार के लिए मुझे वोट दो। जनता को समझना चाहिए कि मजबूत सरकार मतलब वो तुम्हारे खिलाफ उतनी ही मजबूती से काम कर रहा है, वह तुम्हारा दुश्मन है। और ये जहां तक बात है, इसकी संभावना है जानते अजानते यदि हमास ने कहा है कि अमेरिकी नागरिक यदि मारा गया है जो बंधक था, तो वास्तव में वो मर चुका है। हो सकता है आईडीएफ ने जानबूझ के मारा हो ताकि अमेरिका जो एक जोर लगा रहा था कि इनको छोड़ा जाए, वो मांग अब खत्म हो गई। अब एकमात्र रास्ता है दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमास का खात्मा, यानी गाजा पट्टी से पूरे फिलिस्तीनियों को, जिसमें से फिर से 2 लाख, जो 20 लाख के करीब आए थे, फिर से 2 लाख भाग चुके हैं, बाकी सब भागे, और उनको खत्म किया जाए। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1,500 से 2,000 जो मेडिकल सपोर्टर के वर्कर्स थे वो इन लोगों ने मार रखे। बिल्कुल सर, 1,500 वगैरह तो अलग गया। जी एक खबर जो छपी है जॉर्डन से, उसने 16 लोगों को पकड़ा और ये दावा किया कि 2021 से वहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा किया जा रहा था। वो जो दावा है उसमें क्या आपको दम दिखता है या बस अपने आप को ऐसे विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है जॉर्डन? ये मैंने न्यूज देखा, कोई प्रूफ वगैरह तो नहीं देखा। कहते हैं कि उसमें एक इनके पास रॉकेट तैयार था, यानी 2021 से कहें तो 4 साल में एक रॉकेट छोड़ सकते थे, और यूएवीज यानी ड्रोन्स बनाने की एक फैक्ट्री टाइप थी, ड्रोन्स के, और कुछ बारूद थे। तो संभव है कि कुछ छोटा मोटा वहां जमा किया हो 5 साल में। यदि 5 साल में वहां की प्रतिरोध करने वाली ताकत की यही ताकत बनी थी, तो बहुत महत्वपूर्ण ना होने के बावजूद सीरिया का जो राजा है अब्दुल्ला, जो भी है, वो दिखाना चाहेंगे, जॉर्डन के जो राजा है अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, कि भाई हमारे ऊपर खतरा है, तुम ऐसे भी एक परजीवी हो, अमेरिकी परस्त हो, इजराइल के लिए काम करते हो, तुम्हारे अमेरिकी बेसेस है, और जो भी लड़ाइयां होती हैं तुम्हारे बेस का इस्तेमाल होता है, हुतीस के खिलाफ हो, जिसके भी खिलाफ हो। इसलिए अच्छा है कि यदि वहां की जनता वास्तव में आर्म्ड स्ट्रगल करके या दूसरे भी तरीके से हो, तुम्हारे सैनिकों को तोड़ के यदि करना चाहती है, तो एक अच्छी बात होगी। लेकिन यह बहुत छोटा सा चीज है, मुझे नहीं लगता कितनी बड़ी चीज है। चाहे जितना भी हंगामा, चाहे आधा दर्जन लोगों को या 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि उतना बड़ा मामला है नहीं जितना चीपों किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।